गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में एक किसानों का आंदोलन पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है, जो कि इस नवंबर के लास्ट से जिसका कंसंट्रेशन अभी नई दिल्ली में हो गया है, और जिसमें कि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान भाग ले रहे हैं। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं, और बाकी मेनली पंजाब और हरियाणा के किसान उसमें शामिल हैं। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में 3 वो कृषि कानून हैं जो भारत सरकार ने बनाए हैं। अब समझने वाली बात है कि भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उसमें जो मुख्य मतलब 2 कानून हैं। पहला तो ये कि अपना एपीएमसी का जो एक कानून था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ थी, जहाँ की मतलब जो है जहाँ की कृषि से संबंधित जो है अनाजों का लेन देन हो सकता था, उसका मतलब बिक्री और ख़रीद हो सकती थी। उस कानून को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे ये छूट कर दिया गया कि भाई अब अपना किसान या कोई भी आदमी कहीं भी अपना कृषि के उत्पाद जो है खरीद बेच सकता है। ठीक है, ये छूट अब दोनों के लिए हो गई। पहले ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई भी होगा वो, या आढ़ती भी होगा, तो वो जो है किसान से मतलब वो वहीं पे जिसके पास आढ़ती, जैसे मान लीजिए कोई आढ़ती है, तो वो एपीएमसी में ही खरीद करेगा। एपीएमसी के बाहर मतलब एपीएमसी के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बाहर कोई खरीद बेच नहीं करेगा, या कोई कंपनी को कोई खरीदना होगा तो वो एपीएमसी से ही खरीदेगी और कहीं से खरीद बेच नहीं होगी। एपीएमसी ज़्यादातर जो है कहीं कहीं प्राइवेट भी थी, लेकिन जनरली जो है ज़्यादातर मुख्यतः जो है ये सारे एपीएमसी जो है सरकार ने बनाए थे। दूसरा कानून जो सरकार ने रद्द कर दिया जिसे, वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। पहले ये था कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये था कि मतलब कोई भी आपकी एक स्टोरेज लिमिट थी कि भाई आप कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी एक मतलब निश्चित लिमिट तक जो है आपको स्टोरेज गेहूं का या चावल का या कृषि उत्पादों का कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। उसके पीछे सोच ये थी कि अगर कोई आदमी ज़्यादा स्टोरेज कर लेगा तो वो रेट बढ़ा लेगा, होल्डिंग कर लेगा। अगर उसको ज़्यादा स्टोरेज करने की पावर हो जाएगी तो होल्डिंग कर लेगा, रेट बढ़ा लेगा, जिससे कि आम जनता को जो खाने पीने का सामान है, जो उनके मतलब रोज़मर्रा के खाने पीने के या जीवनदायिनी सामान है, वो जो है अपने महंगे दामों पे वो बेच सकता है। तीसरी बात जो है, तीसरा कानून जो गवर्नमेंट ने लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को गवर्नमेंट ने एक कानूनी जामा दे दिया है कि कोई आदमी जो है किसी भी किसान को ये कह सकता है कि भाई आप हमें ये चीज़ उपजाइए और हमें इस चीज़ को आपको हम इस निश्चित मूल्य पे आपसे खरीद लेंगे। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई लोचा होगा तो फिर वो जो है अगर कुछ बात फंसती है तो एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, ये सारी बातें उसमें हैं। तो अब इस कानूनों को लाने का मकसद क्या है? इन कानूनों को लाने का मकसद क्या है, पहले तो उसको समझा जाए। सरकार की मंशा, सरकार कोई मतलब ऐसी मतलब सरकार कोई देश की दुश्मन नहीं है। सरकार को आप ऐसा मान के मत चलिए कि वो देश की दुश्मन है और मतलब वो किसानों की दुश्मन है, या मतलब वो कोई मतलब किसानों का अहित करना चाहती है। सरकार के सोचने का अपना एक तरीका है, और वो तरीका जो डेवलप हुआ है वो केवल ये भाजपा सरकार की बात नहीं है या एनडीए सरकार की बात नहीं है, ये यूपीए सरकार से चला आ रहा है। यूपीए सरकार से भी आपने कही कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में ये सोचने का तरीका आया कि भाई सारे बैरियर्स हटाए जाएं, ट्रैफिक मतलब ट्रेड बैरियर सारे हटाए जाएं, ट्रेड को थोड़ा मतलब वो किया जाए, फ्री किया जाए। जितना ज़्यादा ट्रेड फ्री होगा उतना ज़्यादा ट्रेड होगा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा, लोग नई नई चीज़ें बनाएंगे, एक जगह दूसरी जगह बेच सकते हैं। जितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा पर्कोलेशन होगा, वो जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तो लोगों में बटेगी, तो लोग अमीर होंगे। ये एक सोचने का तरीका है सरकारों के, सारी सरकारों के, लगभग बहुत सारी सरकारों के। अब वामपंथी सरकारें तो बहुत बची नहीं हैं, लेकिन चाइना है तो उसका भी सोचने का तरीका है कि भाई आप ट्रेड बैरियर को ख़त्म करिए। सरकार ये सोचती है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अपनी बात करें। सरकार का मानना ये है कि भाई हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है,
प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा प्रोडक्टिविटी का लेवल उतना नहीं है जितना यूएसए या और दूसरे मतलब विकसित राज्यों देशों में है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। और हमारे देश के किसान जो मतलब छोटे किसान हैं, स्मॉल होल्डिंग्स उनके पास हैं, वो निवेश नहीं कर सकते हैं, वो इतना मैकेनाइजेशन या इतना वो नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो उन्होंने उनका सोचना ये है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, तो वो बताएंगे भाई कि आप हमें इतना उपजा के दीजिए। तो वो ये भी तो बताएंगे कि कैसे उपजाना है, क्या उपजाना है। मान लीजिए किसी कंपनी को चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, तो वो उसका विधि भी बताएगा कि भाई आपको इस विधि से उपजाना है। वो सब तरह के आलू तो खरीद नहीं लेगा। किसी आदमी को गेहूं खरीदना है आटा बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का, तो बताएगा भाई आप इस तरह से करिए, और उसके बाद हमको जो उपज है वो हम आपसे इस निश्चित रूप पे ले लेंगे। और अगर उस उपज में कुछ कमी आई, खराब हो गई, कुछ हो गया, उसने उस में नहीं लिया, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके पास है, आप लगा सकते हो। दूसरा जो एपीएमसी ख़त्म करने की बात है, एपीएमसी ख़त्म सरकार ने इसलिए कर दिया कि एपीएमसी के होने से एमएसपी आ जाता था बीच में, कि आपको एमएसपी से नीचे नहीं खरीदना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि भाई कोई भी कंपनी जो है वो बाजार मूल्य पे जाना चाहती है। वो कोई कंपनी मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस नहीं चाहती है कि भाई आप हमें जो है मतलब आपको गेहूं इस रेट पे ही मिलेगा, तो उस रेट पे ही मिलेगा से वो उस रेट पे लेके आटा उस रेट पे बेच पाएगी कि नहीं बेच पाएगी। तो उसका कहने का मतलब ये कि भाई बाजार रेट में एमएसपी से ज़्यादा मिले या कम मिले, बात उसकी नहीं है। वो कहता है बाजार ही तय करे कि भाई आपके गेहूं की क्या कीमत है, कोई दूसरा ना तय करे। जितना जितना हमारे आटे की मांग होगी उतनी हिसाब से हम गेहूं खरीदेंगे, और जितना गेहूं का प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से हम उसका मूल्य तय हो जाएगा। अब इसमें बीच में एक एमएसपी आ जाता है कि सरकार ने कहा है कि अगर आप कोई गेहूं और चावल अगर आप उपजाते हैं, गेहूं और चावल उपजाते हैं, और अगर वो उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, उसका रेट मार्केट में बहुत गिर गया, तो हम कम से कम इस रेट पे आपसे खरीद लेंगे। अब तीसरी बात आ गई इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को ख़त्म करने की। सरकार का ऐसा सोचना है कि भाई इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू होने के कारण हमारे देश में बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं बन पा रहे हैं। बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं बन पा रहे हैं तो उसका कारण है भाई जब स्टोरेज लिमिट है तो बड़े वेयर हाउस कोई कंपनी क्यों बनाएगी? जब उसकी एक लिमिट है कि भाई आप 500 टन 400 टन 600 टन से ज़्यादा नहीं मतलब जो है वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्यों बनाएगी बड़े वेयर हाउस? तो वो चाहती है, सरकार चाहती है कि जब बड़े वेयर हाउस बनेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी कंपनियों को। तो कंपनियों को बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, तो वो बड़े वेयर हाउस बना ही नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज लिमिट है। तो वो क्यों खरीदेंगे? वो तो उतना ही खरीदेंगे जितना स्टोरेज लिमिट है। तो इस तीनों कानूनों के पीछे जो है वो सरकार की मंशा ये है कि कृषि के उत्पादन को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और वो प्रोडक्टिविटी सरकार को ये लग रहा, सरकार की ये समझ है, सोच है कि वो प्रोडक्टिविटी केवल बड़ी कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाएंगी। अब किसानों की बात, किसान के साथ समस्या ये है कि ज़्यादा सबका मानना है, सारे लोगों ने मान लिया है कि भाई 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है। मतलब ज़्यादातर किसान अपना सामान, अपना प्रोड्यूस, अपना उत्पाद एपीएमसी तक ले जाने को ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उनका क्या है, वो तो मेनली जो है अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल उगाते हैं कि खाएंगे, और जो थोड़ा बहुत बच गया खाने से, ठीक है, पेट काट के उसको जो है बाजार में बेच देंगे, तो हमारा और काम जो शादी ब्याह का है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का है वो चल जाएगा। तो किसान की ये अपेक्षा होती है कि भाई जो गवर्नमेंट रेट, क्योंकि किसान तो रिसीविंग एंड पे है, जब उसकी फसल कट के उसके घर में आ गई तो उसके सामने एक ही चारा है कि वो अपने खाने भर की फसल को रख के बाकी फसल को वो बेच दे, क्योंकि उसकी स्टोरेज की कास्ट है उसको, तो वो स्टोरेज करना नहीं चाहता और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या करता है कि भाई अपने उपज को बेच देता है। अब वहाँ बात आती है कि अगर गवर्नमेंट की खरीद
जोर शोर से चलती रहती है। तो किसान को एमएसपी से 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया कम मिलके उसे पैसे मिल जाते हैं और किसान संतुष्ट हो जाता है। चलो मेरा वहाँ तक ले जाने का खर्चा बच गया और मेरी मेहनत बच गई, मुझे 100 रुपया कुंटल कम बच गया, 150 रुपया कुंटल कम बच गया। और आढ़ती लोग उस सामान को ले जाके एमएसपी पे सरकार को बेच देते थे। स्टोरेज लिमिट का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो फर्क पड़ेगा मध्य वर्ग को। तो ये बात माननी है। किसान की जो प्रॉब्लम है, तो अब ये जो 6% किसान हैं जो अपनी फसल डायरेक्ट एमएसपी पे बेचते थे एपीएमसी में, अब वो बाजार की तरफ खुल जाएंगे। उनके लिए वो बाजारोन्मुख हो जाएंगे, मार्केट ओरिएंटेड हो जाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका अगर गेहूं चावल कम रेट पे बिकता है बाजार में, तो हम उसको मार्केट रेट पे खरीदेंगे, या आपके जो भी उसका डिफरेंस होगा उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, कंपनसेट करेंगे। सरकार के सामने समस्या है कि पिछले कई सालों में इतना उत्पाद हुआ भारत में कृषि का कि उनके जो है एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं। 1/3 भाग उनका बताया जाता है कि 1/3 एफसीआई का जो भाग है वो चूहे खा जाते हैं या खराब हो जाता है। और सरकार के पास 3 से 4 साल तक का बफर है कि अगर मान लीजिए कोई अकाल पड़ जाता है, या सरकार को अभी कोरोना में देखिए आप, कोरोना काल में नीचे दर्जों के लोगों को सपोर्ट कर पाई, कम से कम फूड सिक्योरिटी दे पाई, इसलिए कि उसके पास बफर था। तो अब सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो किसानों से और ज़्यादा खरीद करे, क्योंकि खरीदी तो करेगी तो उसे पैसे लगेंगे। पहले से उसके पास 3 साल का अनाज पड़ा हुआ है, ये जो खरीदेगी इसको कहाँ रखेगी, इसके लिए उसके पास जगह नहीं है, तो ये खराब हो जाएगा। और सरकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है एफसीआई वगैरह में, वो तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है माफियाओं का कब्जा है एफसीआई सेंटर्स पे, उनके ही ट्रक चलते हैं, उनके ही पल्लेदार, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो एक अलग विषय है। तो अब किसान कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें आप वापस ले लो, ये सारे किसान बिल वापस ले लो। सरकार को लग रहा है कि ये किसान बिल हम वापस ले लेंगे तो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। एमएसपी को हम अगर लागू रखेंगे, सरकार का ये भी समझना है कि अगर एमएसपी को हम लागू रखेंगे, तो एमएसपी को अगर लागू रखते हैं तो एक उसका मूल्य हो जाएगा ना, एक मतलब कि न्यूनतम भाई 18 रुपये में कोई लेगा, फिर उस पर अपना प्रॉफिट लगाएगा, अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन लगाएगा, फिर वो प्रोड्यूस जो एक्सपोर्टेबल होगा या नहीं होगा, या वो बाजार में बिकने लायक होगा कि नहीं होगा, या वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, मुश्किल बात हो जाएगी। मतलब एक वो हो जाता है कि भाई इसमें जो है एक रोक है, भाई कोई क्यों खरीदेगा हमारा महंगा गेहूँ, या कोई अगर बाजार में सस्ता गेहूँ अवेलेबल होगा तो ये परिस्थितियां हैं। लेकिन अब भारत के सामने ये तो एक समझ है, लेकिन अब भारत के सामने जहां ज़्यादातर किसान छोटे हैं, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई, ठीक है, और किसान वहां से डिस्प्लेस हो गया, तो वो जो डिस्प्लेस्ड किसान है अनस्किल्ड है, उसे तो खेती के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं है, अनस्किल्ड है। तो अनस्किल्ड किसान जो है वो कहाँ जाएगा, मतलब उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, उसका वो जो एक बड़ी वर्कफोर्स आपकी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाएगी वहाँ से, उसके लिए उसके सामने क्या चारा होगा। दूसरी चीज़, जो भारत में कंपनियां हैं उनका जो इथिक्स है, इथिक्स वाइज जो बिजनेस इथिक्स है ना, उनका इतना खराब है कि जो पहले रहा हुआ है, इतना खराब रहा हुआ है कि इस कानूनों का दुरुपयोग करके वो किसानों का शोषण ही करेंगी, ये पक्की बात है। इसमें कोई मतलब XYZ मतलब कोई दूसरी राय नहीं है। वो किसानों से के प्रोडक्ट को मतलब किसान उनके नेट में आ जाएगा, तो वो जितना भी उसका वो हो जाएगा, जितना भी उसका शोषण कर सकते हैं उतना शोषण वो करेंगे, और किसान की फ्लेक्सिबिलिटी, लिबर्टी कम हो जाएगी। तो अब
इन सब स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, मतलब क्या 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 तरीका है। तो यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार को और किसानों को दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। सरकार को यह सोच बदलनी होगी कि इन्वेस्टमेंट कंपनियां करेंगी और कंपनियां ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। किसान को यह सोच बदलनी होगी कि भाई हम केवल गेहूं चावल उपजाएंगे जिसकी एमएसपी है और वो सरकार को बेच देंगे और हमें सरकार एमएसपी देती रहेगी हमेशा। तो सरकार आपको एमएसपी हमेशा नहीं देती रह सकती है। किसानों ने कृषि क्रेडिट कार्डों का इतना दुरुपयोग किया है कि वो ऑलरेडी इतने कर्ज में फंस गए हैं। किसान ने क्या समझ में आया कि उसे मेरे को कृषि कार्ड मिल रहा है, अभी यार सबसे पहले पैसा ले लो, पैसा लेके लड़की की शादी कर दो, धूम धड़ाके से लड़की की शादी कर दी, समझे। यह जो है मतलब वो जो पैसा कृषि कार्ड में उठाया गया वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया उस तरह से जैसे कि कृषि क्षेत्रों में किसी में किया जाना चाहिए। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भी किसानों की मतलब किसानों को साइंटिफिकली वो मदद नहीं दे रहे हैं जो उनको देनी चाहिए। पिछले बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई थी जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर थे, एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस कमेटीज़ थी, कई सारी चीज़ें, लेकिन वो सब पिकअप नहीं कर पाई। पिकअप इसलिए भी नहीं कर पाई कि सरकार को ऐसा लगने लगा कि भाई इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस सेक्टर को आप कंपनियों के लिए खोल दो, ठीक है, और वो कंपनियां जो आएंगी करेंगी। तो आप ये निश्चित समझिए कि जो कंपनियां आने वाली हैं वो भविष्य के लिए उनका मेन मकसद है मुनाफा कमाना। कोई भी कंपनी होगी वो देश सेवा के लिए थोड़ी आ रही है, वो तो मुनाफा कमाएगी। तो अगर वो कुछ उपजाएगी भाई, तो कुछ उपजाएगी उस पर वो प्रॉफिट लेगी और मैक्सिमम प्रॉफिट लेगी। तो अब देश के मध्य वर्ग को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि भाई हम जो है हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अनाजों के दाम बढ़ेंगे अगर ये कृषि बिल जो है लागू हुए तो। और किसानों के सामने समस्या ये होगी कि किसानों की जो हैसियत है वो मतलब उनको वो लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर उनको कंपनी के कहने के अनुसार काम करना पड़ेगा और जब उनका प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो कंपनी निर्धारित करेगी कि भाई ये लोअर क्वालिटी का है कि हायर क्वालिटी का है, और फिर जो है उस हिसाब से उनका रेट तय कर देगी। और किसानों में इतना मतलब जो है किसानों की पावर नहीं है कि उसके लिए वो कोर्ट कचहरी में लड़ सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही गरीब लोग हैं। तो कोर्ट कचहरी करना उनके बस की बात नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जैसे अभी आप देखिए, आप किसान गेहूँ चावल लेके जाता है वहाँ अपने सरकारी केंद्रों बेचने के लिए, वो पल्लेदार हाथ में लगा देगा, बोल देगा इसमें नमी ज़्यादा है, इसका 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया काट जाएगा, या जो है इतना हमें दो तब हम इसको लेंगे। तो वो नमी 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 करके किसानों को जो है जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे उसको अपने रिश्वत के, तब तक वो उसको नमी नमी बताता रहेगा। तो वो उसको तय करने का कोई मानक नहीं होगा कि भाई ये मानक नहीं है, भाई कैसे तरीके से होगा, कैसे इसका ये कोई SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कैसे होगा। और अगर होगा भी तो किसान उस स्टैंडर्ड पर्सन को मानने के लिए कंपनियां बाध्य नहीं होंगी, क्योंकि वो पावरफुल होंगी और किसान जो है वो होंगे रिसीविंग एंड पे ही होंगे। तो ये मतलब इन दोनों जो सरकार की समस्या और मंशा है और जो किसानों की समस्याएं हैं, दोनों के बीच में अभी कुछ चीज़ों को सरकार को निकलना पड़ेगा। और ये जो सोच है सरकार की कि भाई आप जो है कंपनियों के भरोसे चीज़ों को छोड़ दो, वो बिल्कुल गलत सोच है। आप हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ की कंपनियाँ कोई इथिकल नहीं हैं, तो उनमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ बिजनेस एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स लोएस्ट लेवल पे है, बिजनेस एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स जो है लोएस्ट लेवल पे है, वहाँ आप सारी चीज़ों को जो है कंपनियों को भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे UPA सरकार ने जो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट ख़त्म कर दिया, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई, जो कि अब आज की देश में आज वो उनके पास इतना कैश बैलेंस है, वो इतनी कैश रिच कंपनियाँ हैं कि वो जिस भी प्रोडक्ट को चाहें कि भाई इसको हमें इसमें डील करना है, मोनोपोली लानी है, तो वो कर सकती हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि वो चाहें कि सब पूरे हिंदुस्तान का गेहूं हम ही खरीदेंगे, तो वो खरीद सकती हैं। कोई उनके सामने जो है दिक्कत नहीं है। वो कैश रिच कंपनियां हैं। कोई कंपनी चाहे कि हम सारे हिंदुस्तान का चावल हम ही खरीदेंगे, तो वो खरीद सकता है। सुखबीर एग्रो पूरे पंजाब, हरियाणा और आधे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डील करता है। सबसे बड़ी आढ़तिया कंपनी है। तो ये कैसे सबसे बड़ी आढ़तिया कंपनी बन गई?
तो इसके सारा आढ़त का काम जो है सुखवीर एग्रो मैक्सिमम मतलब करता है 80% से ज़्यादा। तो आप ये कहिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे देंगे तो ये कंपनियां जो है मोनोपोली नहीं पैदा कर देंगी, तो ये मोनोपोली पैदा कर देंगी। तो अभी आज की तारीख में मुझे लगता है कि सरकार को एक जो कृषि में कोऑपरेटिव और उनको जो है साइंटिफिक मतलब मदद, ठीक है, वो सब सरकार को देनी चाहिए। और सरकार को ये जो अंधाधुंध क्रेडिट देती है किसानों को, वो बंद कर देना चाहिए। किसानों को अंधाधुंध क्रेडिट जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो अंधाधुंध क्रेडिट किसानों को मिल रहा है कृषि कार्ड के नाम पे, ये जो है जो सरकार की समझिए बनी यूपीए सरकार में कि भाई जो है आप किसानों को जो है कर्ज दो और उससे किसान प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो कोई मतलब वो समझ ठीक नहीं निकली है। उसके कारण किसान जो है लगातार कर्ज में फंसते जा रहे हैं, और वो चूँकि कर्ज उनको ज़्यादा अवेलेबल है तो वो उसी हिसाब से जो है अपना पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। तो हमारे देश की चूँकि परिस्थितियाँ यूएसए या चाइना से अलग हैं, तो हमें जो है ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो मामला है किसानों का, इसमें जो है हमें किसानों के जैसे गुजरात मॉडल को ही अपनाना चाहिए। गुजरात मॉडल में क्या हुआ? गुजरात मॉडल में ये हुआ कि जो ऑपरेशन फ्लड हुआ तो किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई, और उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने फूड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई, और वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स मार्केटिंग कर रही हैं। तो किसानों को जागरूक करके उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के वो अपने मिल्क चीज़ों को अपने अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करें, उसका जो है कलेक्शन करें, और उसका प्रोसेसिंग करें और डिस्ट्रीब्यूशन करें, मार्केटिंग करें। तो ये ही एक व्यवस्था है जो चल सकती है, और इसमें लगेगा टाइम। इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। तो इसके लिए लोगों को तैयार होना चाहिए, और ये एडामेंसी दोनों तरफ से जो है वो छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू।